हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं आरसी के बारे में, यानी कि पैसेज, राइट। एंड इस पैसेज में हम यूपीएससी सीएसई 2024 का पेपर देखेंगे, राइट, प्रीवियस ईयर पेपर। और यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आरसी के साथ डील करना चाहिए, राइट। ये जो सेशन है वो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल नहीं होगा ज़्यादा, बिकॉज मैंने जो आरसीज रीड करी हैं और जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं, दे ऑल आर इन इंग्लिश, राइट। और मैंने कभी भी हिंदी वाले आरसीज को पढ़ के आंसर नहीं किया है, सो दैट विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर, दैट्स द रीज़न वाई दिस वीडियो इज़ नॉट हेल्पफुल, इज़ नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर दोज हु आर फ्रॉम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, those from Hindi medium, right? So let's start. And before I start, I must tell you that see, RCs are at the very outset, it looks like it is some question from English language, right? But it is not. It's not a question from English language. It is written in English language, but it's a question of logical reasoning. ठीक है ना? These questions are set in a way टू टेस्ट योर लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि जो पेपर है इट्सेल्फ इज़ एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट। सो एप्टीट्यूड में आपकी लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट की जा रही है। एंड जो क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जाते हैं वो मोस्टली 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। द फर्स्ट इज़ कि आपसे उसका क्रक्स पूछेंगे, जो आप कह सकते हैं कि उस पैसेज को समझना है, एंड उसकी समरी टाइप है, आपको 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से चूज़ करना है। So this is not a question of logical reasoning. More or less, it's a question based on the understanding of the passage itself, the text, right? पर जहाँ पे सॉरी पर जहाँ पे इन्फरेंस की बात होती है या इम्प्लाइड मैसेज की बात होती है, देन इट कम्स टू रीजनिंग, क्योंकि जो ऑप्शंस आपको दिए होंगे, दोज ऑप्शंस आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द पैसेज, राइट। सो वहाँ पे क्या है कि आपने जो पैसेज पढ़ा है उसके बेसिस पे आपको एक अजम्पशन फाइंड आउट करना है एंड ऑप्शंस में से चूज़ करना है, राइट। पर यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आपके जो अजम्पशंस होंगे, दे मस्ट कम फ्रॉम द पैसेज इटसेल्फ। आपको उसके अंदर अपनी थॉट्स इंट्रोड्यूस नहीं करनी है, अपने व्यू पॉइंट्स, अपने प्रिजुडिस जो आपके हैं, यू हैव टू कीप इट चेक ऑन देम। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक पैसेज पढ़ते हैं एंड बिकॉज ऑफ टाइम क्रंच, क्योंकि हमारे पास एक टाइम का भी पैरामीटर है विच कीप्स यू ऑन टोज। सो वहाँ पे क्या होता है कि हम अपने अजम्पशंस, हम अपने आइडियाज़, हम अपने ओन वैल्यूज़ उसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पैसेज गेट्स कलर्ड एंड वी एंड अप चूजिंग द रॉन्ग ऑप्शन, राइट। सो जो मेजॉरिटी पार्ट है इस पूरे आरसी पेपर का, जो 27 आरसीज आर देयर इन दिस पेपर, सो जो मेजॉरिटी पार्ट है वो लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड है, राइट। सो लेट्स सी, हम सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चंस का पैटर्न किस तरीके से होता है। सो 27 क्वेश्चंस आर देयर, 53 आर फ्रॉम मैथ्स प्लस रीजनिंग, एक सी सेट के पेपर में 27 क्वेश्चंस आर फ्रॉम इंग्लिश सेक्शन, मीन्स आरसी, राइट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसके अंदर इन्होंने डिवाइड किया है 9 आरसीज। आपके पास क्वेश्चन 27 होंगे, बट विल हैव टोटल ऑफ 18 आरसीज, राइट। सो आउट ऑफ दीज 18 आरसीज, 9 RCs will carry 2 questions each, and 9 RCs will carry single questions each, right? So means you have total of 18 questions from this section and 9 questions from this section. So overall you have 27 questions. And the types I have already mentioned, that these are the types of the questions. The topics these RCs cover is predominantly from the environment section, which has 5 RCs, right? Which means if it has 2 questions RCs, then that means you have at least 5 questions from environment section, or maximum 10 questions from environment section, and in reality anything between this may happen, right? And why environment section is dominating in this RC paper, I'll tell you. Because we read a lot about environment, and we tend to
introduce our own prejudices when we read those passages, and while answering those questions related to those passages, means related to passages related to environment, we we tend to introduce our own prejudices, and that's the reason we make a mistake while answering those questions, means related to environment. They deliberately want you to color your thought process so that you make a mistake. These questions are framed in such a way that they want you to color your thought process, right? They want you to put your own prejudices while dealing with these questions, these type of questions, so that you end up making mistakes, right? So you have to be very, very careful to avoid. So this is the thing I was talking about. What you need to avoid. There is a thing you must avoid while dealing with RC questions, that you must keep your own thoughts away or under check. Sorry, under check. Pardon my writing. Okay. So सो आपको कभी भी अपने थॉट्स को डोमिनेट नहीं होने देना है. यू मस्ट रीड ओनली वॉट दैट इज़ रिटन इन द पैसेज, नथिंग मोर देन दैट. ओके. सो आप जब मैं क्वेश्चन करूँगा, आपको दिखाऊंगा कि कैसे उस जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कैसे उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, इंक्लूड किया गया है क्वेश्चंस के आंसर्स में, मीन्स ऑप्शंस में, राइट. आई डिड दिस paper before recording this, so I got 50 marks, means 5 wrong, around 5 wrong I got. इसका मतलब है कि मेरे 50 मार्क्स आए हैं. एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें अभी भी मुझे डाउट है, एंड इसलिए मैंने अपना ऑप्शन चेंज करने से मना किया है खुद को, बिकॉज़ इसके पहले भी जितने भी मैंने सी सेट के पेपर दिए हैं उसमें जो आंसर की से मैं मैच करता हूँ उससे ज़्यादा मार्क्स आते हैं मेरे यूपीएससी के आंसर की से, राइट. तो इसलिए मैंने कुछ ऑप्शंस हैं जिनको चेंज करने से मना कर दिया, एंड कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जहाँ पे मुझे मेरी गलती दिखी, जहाँ पे मैंने वही मिस्टेक किया जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि सी वहाँ पे एग्ज़ाम प्रेशर होता है एंड वहीं पे आप गलती करते हैं. सो आपको बहुत ही न्यूट्रल हो करके ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. ओके, सो हम पहला आरसी देखते हैं. और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं आरसीज पढ़ूँगा, पैसेजेस लाइक दिस, एंड देन आई विल गो टू द क्वेश्चन, और मैं खुद से आंसर करके दिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से इसको आंसर करना चाहिए, सो दैट इट बिकम्स, आई मीन योर एक्यूरेसी इम्प्रूव्स एंड यू डू नॉट एंड अप मेकिंग मिस्टेक, राइट. सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है. So first passage is about, according to the Food and Agriculture Organization, so it talks about FAO, 1/3 of the food produced for human consumption is lost or wasted globally. So food wastage के ऊपर है. Food is lost or wasted throughout the supply chain. Supply chain की बात कर रहे हैं. From initial agricultural production to final household consumption. The increasing wastage यानी again wastage पे ही बात है ये. Also results in land degradation. Land degradation की बात हो रही है, and by about 45%, mainly due to deforestation, unsustainable agricultural practices, and excessive groundwater extraction. The energy spent over wasted food results in about 3.5 billion tons of carbon dioxide production every year. Decay also leads to harmful emissions of other gases in the atmosphere. Addressing the loss and wastage of food in all forms is critical to complete the cycle of food sufficiency and food sustainability. So obviously it is about, this passage is about food wastage and sustainable land use. So let's get into the question and देखते हैं क्या है इसमें. So the question says, which of the following statements best reflect the most logical and rational inferences that can be made from the passage. तो यहाँ पे inference आपको draw करने हैं, but as I have warned you already, you do not have to mix your own thoughts or your judgments. That is the only way you can increase your accuracy in RCs, right? So पहला ऑप्शन देखते हैं. The current method of food distribution are solely responsible for the loss and wastage of food. So देखो ये बहुत ही सिंपल है.
जैसे ही आपको ये वर्ड दिखता है ना, सोलली, इस तरीके की बात इस पैसेज में नहीं करी गई है कि करंट मेथड ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन ही अकेला रीज़न है वेस्टेज ऑफ फूड का, राइट। सो इसकी बात नहीं करता है, तो हम इस ऑप्शन को बहुत ही कन्वीनियंटली रूल आउट कर देंगे अपने ऑप्शन से, बिकॉज दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ आर आंसर, राइट। सो पहला जैसे आप हटाएंगे तो बी इसका आंसर हो जाता है, बट लेट्स गो टू द अदर ऑप्शंस। लैंड प्रोडक्टिविटी इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द प्रिवेलिंग ट्रेंड्स ऑफ फूड लॉस एंड वेस्टेज। इसकी बात तो ये करता ही है कि लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है बिकॉज ऑफ फूड वेस्टेज वो अफेक्ट तो होता है, राइट। सो दिस सीम्स राइट। दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं। रिडक्शन इन द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड रिजल्ट्स इन लेसर कार्बन फुटप्रिंट। अगर ऑब्वियसली जब कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशन है वो बढ़ रही है, तो हम उसका अगर वेस्टेज कम करेंगे, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशन है वो बढ़ रही है बिकॉज ऑफ फूड वेस्टेज, तो अगर हम फूड वेस्टेज कम करते हैं तो ऑब्वियसली CO2 एमिशन में रिडक्शन आएगा। दिस इज एक्जैक्टली व्हाट इज टॉकिंग अबाउट। सो 3 सिम्स राइट। सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, फोर्थ। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज टू प्रिवेंट और रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड आर नॉट अवेलेबल। सी ऐसी कोई बात नहीं करी है कि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं। सो अगेन हम यहाँ पे अपना कोई भी थॉट इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे एंड 2 and 3 बिकम्स द लॉजिकल आंसर, राइट। सो इस तरीके से आई होप कि आपको समझ में आया कि कैसे हमने दो ऑप्शंस को रूल आउट किया और कैसे हमने दो ऑप्शंस को चूज़ किया। आगे आगे हम बाकी और भी एग्जांपल्स देखेंगे, उससे और क्लैरिटी बढ़ेगी हमारी। अगला क्वेश्चन भी है। ओके, सो मैंने पहले ही बताया है कि इसमें 9 RCs होंगे, यानी 18 RCs होंगे टोटल। 9 में से इसमें एक एक क्वेश्चन यानी कि 2 क्वेश्चन होंगे 9 RCs में, और इसमें सिंगल क्वेश्चन होंगे। सो यहाँ पे 18 क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे 9 क्वेश्चंस होंगे। सो टोटल आपके 27 क्वेश्चंस होते हैं, राइट। सो अगेन ये RC जो है इसमें 2 क्वेश्चन है, और शुरू के RCs मोस्टली उसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, लास्ट वाले में वन सिंगल क्वेश्चन होता है। और जो मैंने सेट लिया है ये 2024 का सेट ए है, राइट। सो अगेन ये सेट ए है, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अभी इसका ऑफिशियल आंसर अवेलेबल नहीं है, पर जो आंसर्स मैंने मैच किए हैं दृष्टि से, राइट, एंड बाजीराम से, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन पे मुझे डाउट है जिसके बारे में आगे बात करूँगा। और मैंने उसके ऑप्शंस चेंज नहीं किए हैं। 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके जो मैंने गलत करे थे, जहाँ पे मुझे केयरफुल होना चाहिए था। मैंने ये पेपर अटेम्प्ट किया है इसके पहले, तो उस क्वेश्चन को गलत नहीं होना था पर हो गया। तो ऐसी गलती आपसे भी होगी, बिकॉज एग्ज़ाम हॉल में ये गलती बढ़ भी सकती है, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने बहुत ही केयरफ्री होके किया, पर मे बी और केयरफ्री होने की वजह से मे बी मैंने वो चीज़ मिस आउट कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। पर एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर की वजह से गलतियाँ बढ़ भी सकती है और मे बी एक्यूरेसी भी बढ़ सकती है, राइट। सो इट कैन हैपन बोथ वेज। So let's start and let's go to the next question. So based on the above passage, the following assumptions have been made. ये following assumptions हैं और आपको figure out करना है कौन से सही है कौन से नहीं. The food distribution mechanism needs to be reimagined and made effective to reduce the loss and wastage of food. Food distribution system की बात कर रहा है. दूसरा देखते हैं. Ensuring the reduction of wastage and loss of food is a social and moral responsibility of all citizens. देखो ऐसा पैसेज में ये देख के ना ये ऑप्शन बहुत ही ट्रिकी है कि हमें लगता है कि ठीक है इतने सारे फूड वेस्टेज हो रहे हैं, अगर मोरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बढ़ती है लोगों की फूड प्रिजर्वेशन के टुवर्ड्स फूड प्रिजर्वेशन एंड जुडिशियल यूज़ ऑफ फूड, तो उससे हमें फ़ायदा होगा बिकॉज हम फूड सेव करेंगे एंड कार्बन फुटप्रिंट घटेगा, लोगों को खाना मिल पाएगा, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को खाना मिल पाएगा, राइट। पर इसकी बात कहीं भी पैसेज में नहीं की गई है, और दिस इज़ हाउ दे ट्रैप यू, राइट। एग्ज़ाम में आपको इसी तरीके से ट्रैप किया जाएगा क्योंकि ये उसका आंसर नहीं है। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं, द फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म नीड्स टू बी री इमेजिन्ड। अब देखो यहाँ पे सप्लाई चेन की बात करी है इन्होंने, है ना। सप्लाई चेन फ्रॉम इनिशियल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू हाउस होल्ड कंजम्पशन, और यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो ऑब्वियसली जो हमारा फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको हमें री इमेजिन करने की ज़रूरत है, सो दैट वी कैन रिड्यूस आर फूड लॉस, फूड वेस्टेज को हम कम कर सके। सो ऑब्वियसली इसका आंसर ए होना चाहिए एंड बी इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा, राइट। सो बढ़ते हैं सेकेंड पैसेज की तरफ। एज इन्फ्लेशन राइजेस, अब ये अगेन इन्फ्लेशन यानी इकोनॉमी के ऊपर है, एंड देखते हैं इसमें क्या है। As inflation rises, even governments previously committed to budget disciplines are spending freely to help households. ठीक है. Higher interest rates announced by central banks are supposed to help produce modest fiscal austerity.
ऑस्टेरिटी का मतलब होता है जब आप खर्चा कम करते हैं तो उसको ऑस्टेरिटी कहते हैं। बिकॉज टू मेंटेन स्टेबल डेट्स वाइल पेइंग मोर टू बोरो, गवर्नमेंट्स मस्ट कट स्पेंडिंग और रेज टैक्सेस। ऑब्वियसली अगर पैसा ज़्यादा चाहिए तो या तो आप अपनी स्पेंडिंग कम करेंगे या टैक्स बढ़ाएंगे। विदाउट द फिजिकल बैकअप मॉनेटरी पॉलिसी इवेंचुअली लूजेस ट्रैक्शन। अब यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बातें चल रही हैं। हायर इंटरेस्ट रेट्स बिकम इन्फ्लेशनरी नॉट डिस्फ्लेशनरी। अब ये देखो यहाँ पे एक नई चीज़ है, बिकॉज हमने ये समझा है कि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वी नीड टू इंक्रीज द रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स, तो उससे इन्फ्लेशन कम हो जाता है। पर यहाँ पे उल्टी चीज़ बताई जा रही है, बिकॉज दे सिंपली लीड गवर्नमेंट्स टू बोरो मोर टू पे राइजिंग डेट सर्विस कॉस्ट। यानी कि जो कर्जा लिया है उसको चुकाने में भी सरकार को ज़्यादा खर्चा आएगा बिकॉज इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। द रिस्क ऑफ मॉनेटरी अनमूरिंग। अनमूरिंग का मतलब होता है, मूरिंग का मतलब होता है जो एक शिप है, सपोज शिप के केस में इसको यूज़ किया, सपोज ये शिप है तो जब वो कोस्ट पे होता है, बंदरगाह पे होता है, तो उसको एक जगह बांध के रखते हैं ताकि वो समुद्र में बह ना जाए। इसको मूरिंग कहते हैं, राइट। सो अनमूरिंग मतलब कंप्लीट फ्री मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें। द रिस्क ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज ग्रेटर व्हेन पब्लिक डेट राइजेस बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स बिकम मोर इंपॉर्टेंट टू बजट डेफिसिट्स। तो यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी की बात की गई है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन में। Which of the following statements best reflects the most logical and rational inference? Again यहाँ पे आ गया है, you have to be very careful। यहाँ पे मैं सेम बात बता रहा हूँ बार बार, जब भी इन्फ्रेंस आए तो आपको वही चीज़ आंसर करनी है जो पैसेज में लिखा हुआ है। सेंट्रल बैंक्स कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग। अब देखो, कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग, इसके बारे में बात तो की गई है, पर कैन नॉट के बारे में बात नहीं की गई है, तो हम इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड ऑन द फिजिकल पॉलिसीज परसूड बाय द गवर्नमेंट, इसके बारे में डायरेक्ट बात की गई है, तो सेकंड तो ऑप्शन है, पर क्या फर्स्ट भी है सही है? सेंट्रल बैंक्स कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग। अब देखो यहाँ पे क्या बातें की गई हैं कि higher interest rates announced by central bank are supposed to help produce modest fiscal austerity, because to maintain stable debts while paying more to borrow, governments must cut spending or raise taxes. Without the fiscal backup, monetary policy eventually loses traction. Higher interest rates become inflationary, not deflationary. देखो यहाँ पे कहीं पे भी ये बात नहीं कही जा रही है कि banks cannot do it, right? तो वो चीज़ आपको अज्यूम नहीं करना है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दिस ऑप्शन इज़ रूल्ड आउट, एंड आपके पास सेकंड ऑप्शन आप चूज़ करेंगे तो इसका आंसर बी बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। बेस्ड ऑन द सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ड ऑन द एबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड। अब यहाँ पे अगेन एजम्पशंस ड्रॉ किए गए हैं। फिजिकल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट्स आर सोलली रिस्पॉन्स। देखो जैसे ही आपको सोलली आ जाना, यू हैव टू बी लाइक, आपको दिख जाना चाहिए कि ऑप्शन शायद नहीं होगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल ही नहीं कहा गया है कि यही एक रीज़न है। ठीक है ना, तो इससे हम इसको रूल आउट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, हायर प्राइसेस डू नॉट अफेक्ट द लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स। देखो इसके बारे में भी बात नहीं की गई है, तो ये भी रूल आउट हो जाएगा। सो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो अगर आप थोड़ी सी बातों का ध्यान रखें तो इट बिकम्स वेरी इजी टू फिगर आउट द राइट आंसर, राइट। चलो अभी एक दूसरा ऑप्शन, दूसरा पैसेज है। Today, if we consider cities such as New York, London, Paris as some of the most iconic cities in the world, it is because plans carrying a heavy systems approach, a systems approach की बात की गई है, were imposed on their precincts. Sorry, uh, the backbone of the systems theory is the process of translating social capital and cultural desirables into mathematical models using कंप्यूटिंग स्टैटिस्टिक्स। वो सिस्टम्स अप्रोच आई थिंक सोशियोलॉजी वाले भी पढ़ते हैं एंड PSIR वाले भी पढ़ते हैं, तो उनको पता है कि सिस्टम्स अप्रोच का क्या मतलब होता है। ऑप्टिमाइजेशन एंड एल्गोरिथमिक वे ऑफ फॉर्मुलेटिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। आई थिंक सिस्टम्स अप्रोच का डेफिनेशन यहाँ पे बहुत अच्छा है, आप लिख भी सकते हैं एग्जाम में इससे कॉपी करके। द अर्ली यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वेस्ट विच बिगैन टू ट्रेन professionals in planning spawned some of the most ingenious planners who were experts in these domains। इसका मतलब है कि जो प्लानिंग लोग कर रहे थे उनको सोशल थिंग्स के बारे में आइडिया थी, राइट ना, सोशल स्पेशियल कल्चरल डिजायरेबल्स, इनके बारे में उनको आइडिया था, ये बातें कर रहे हैं। दिस वॉज बिकॉज दीज वर वेरी subjects were absorbed into the planning curriculum that had its roots in the social sciences, geography and architecture। यानी प्लानिंग में जो लोग थे उनकी जो करिकुलम थी उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही थी, साइंस, ज्योग्राफी, आर्किटेक्चर, सोशल साइंस, ये सारी चीज़ें। प्लानिंग इन इंडिया एंड इट्स एजुकेशन डिफर फ्रॉम द वेस्ट। बस यहाँ पे आके
ये ख़त्म हो जाता है। इसका सीधा मतलब है कि जो हमारे यहाँ पे प्लानिंग है वो बहुत ही हैफजर्ड है एंड प्लान्ड नहीं है, राइट। तो आगे देखते हैं ऑप्शन क्या कहता हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस। अगेन यहाँ पे इन्फरेंस हमें फाइंड आउट करना है। देखते हैं। करिकुलम ऑफ अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ये तो बिल्कुल ही बात कर रहा है इसी चीज़ के बारे में, तो ये सही होना चाहिए। बाकी लेकिन अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कोई एक ही चुनना है, तो हमें बेस्ट पूछ रहा है यहाँ पे, है ना, मोस्ट लॉजिकल। तो हम बाकी सारे ऑप्शंस भी देखेंगे। इन इंडिया सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर ब्यूरोक्रेसी विच लेक्स। देखो ये सारी बातें बिल्कुल नहीं की गई है, तो इसको आप ऐसे ही रूल आउट कर सकते हो। ब्यूरोक्रेसी की यहाँ पे बात ही नहीं है, राइट। In India, the management of urban areas is local affair with a chronic problem of insufficient funds. Again इस चीज़ में बात नहीं की गई है, लेकिन ये सारे ऑप्शंस क्यों डाले जाते हैं? सी इसी पैसेज पे और भी ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो हमारे एग्ज़ाम, जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो यूपीएससी क्लब में जो एस्पिरेंट्स आते हैं, उसमें जो लोग हम पढ़ते हैं उसका एक कॉन्टेक्स्ट हमारे दिमाग में होता है, और उन्हीं कॉन्टेक्स्ट से उठा करके ये ऑप्शंस बनाए जाते हैं, सो दैट आप इसमें उलझ के इसको गलत मार्क कर लें और आप इस क्वेश्चन को गलत कर लें, ठीक है ना। अगला ऑप्शन देखते हैं, डी। विथ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन आर अर्बन एरियाज प्लान्ड डेवलपमेंट इन देम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। देखो ये सब चीज़ों के बारे में बात की ही नहीं गई है, सिर्फ इतनी बात की गई है कि करिकुलम फॉर अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, क्योंकि जो वेस्ट में, लंदन पेरिस में जो सिटीज़ प्लानिंग हुई है वहाँ पे इस चीज़ का रिजल्ट मिल चुका है, तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। बाकी के 3 जो ऑप्शन है, ए को छोड़ करके, इस ए को छोड़ करके बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जो यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। तो ये क्वेश्चन इजी था और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज, ओके उसी पैसेज पे ये भी क्वेश्चन है। फॉलोइंग assumptions हैव बीन मेड। India needs a new generation of urban professionals with knowledge relevant to modern urban practice, which is true। इसी के बारे में तो बात कर रहा है कि जो प्लानिंग करिकुलम है हमें उसको चेंज करने की ज़रूरत है। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एट प्रेजेंट हैव नो कैपेसिटी और पोटेंशियल टू, देखो ये सब बातें तो की ही नहीं गई है। नो पोटेंशियल, ये सब बेकार की बातें, इन सब बारे में कोई बात नहीं, कोई डिस्कशन नहीं है। सो 2 को हम रूल आउट करेंगे एंड 1 को चूज़ करेंगे, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। सो देखो ये सब मैं मानता हूँ कि आरसी जो है वो सी सेट का सबसे ईजीएस्ट पार्ट है। आपने ज़रा सा भी ध्यान रख के, ठीक है ना, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू बी लॉजिकल, और आपको अपने थॉट्स कंट्रोल में रखने हैं, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना है उस पैसेज के मीनिंग में, तो आप गलती करने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, ये बहुत ही छोटा सा पैसेज है। नॉट एवरी वॉइस ऑन द इंटरनेट कमांड्स सेम काइंड ऑफ ऑडियंस, ठीक है, इंटरनेट के बारे में बात हो रही है। When anonymous private entities with high capital can pay for more space for their opinions, they are effectively buying a louder voice. Okay, I think if political discourse in the digital sphere is a matter of outshining one's opponent till the election is won, so election के बारे में बात हो रही है, then the quality of politics suffers. The focus of social media is restricted to the promotion of content that generates more user engagement, regardless of how inflammatory the content may be. So यहाँ पे इलेक्शन यानी कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात की गई है, एंड सोशल मीडिया कैसे काम करता है उसके बारे में थोड़ी सी बात की गई है। ऑप्शंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पैसेज। सेंट्रल आइडिया यानी कि क्रक्स पूछा गया है, तो समरी चाहिए हमें। देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है। कंस्ट्रक्टेड एज ए मार्केट प्लेस ऑफ व्यूज़, सोशल मीडिया इंश्योर्स इंस्टेंट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। देखो इसमें इन्फॉर्मेशन की बात तो शायद नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पे लाउडर वॉइस की बात की गई है, एंड लाउडर वॉइस मीन्स मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, राइट। तो हम इसको अभी थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, दूसरा पढ़ते हैं। सोशल मीडिया आर नॉट आइडियल फॉर मोरल इंस्टीट्यूशंस बट द प्रोडक्ट्स बिल्ट बाय कंपनीज टू मेक प्रॉफिट्स। हाँ ये ठीक है, यहाँ पे इसी के बारे में बात की गई है, पर फिर भी हम अगला पढ़ते हैं। सोशल मीडिया हैव बीन क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसीज। देखो ये तो बिल्कुल ही अगेंस्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन की बात की गई है कि इलेक्शन कैसे इम्पैक्ट होगा इलेक्शन पे, राइट। तो ये तो बिल्कुल ही रूल आउट हो जाता है। इन टूडेज वर्ल्ड सोशल मीडिया आर इनएविटेबल फॉर वेल इन्फॉर्म्ड सोशल लाइफ। अब देखो ये भी नहीं है
क्योंकि जब कोई बंदा उसमें अपना ओपिनियन पैसे दे करके सोशल मीडिया पे डाल सकता है, सो वेल इन्फॉर्म्ड सोशल लाइफ तो नहीं है बिल्कुल भी। तो सी और डी तो रूल आउट हो जाता है। पहला देखते हैं, कंस्ट्रक्टेड एज अ मार्केट प्लेस ऑफ व्यूज, सोशल मीडिया इंश्योर्स इंस्टेंट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। सीम्स ट्रू, पर हम फिर दूसरा भी देखते हैं, सोशल मीडिया आर नॉट आइडियल फॉर मोरल इंस्टीट्यूशन बट द प्रोडक्ट्स बिल्ट बाय कंपनीज टू मेक प्रॉफिट। दिस साउंड्स मोर लॉजिकल, है ना? क्योंकि मुझे इन दोनों ऑप्शन में बी ज़्यादा सही लगता है, तो मैं बी के साथ जाऊंगा एंड बी शुड बी द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रूल आउट कर सकते हैं एंड आपको पता चल जाएगा कि क्या आंसर होना चाहिए, राइट? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बेस्ड ऑन द above passage the following assumptions have been made। अगेन assumptions है, इंटरनेट इज नॉट इंक्लूसिव एनफ। ओके, साउंड्स ट्रू। इंटरनेट कैन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स इन ए कंट्री। ये तो एब्सोल्युटली ट्रू है, क्योंकि इंटरनेट की वजह से कोई बंदा पे करके अपना स्पेस खरीद करके अपनी ओपिनियन, अपना एड कैंपेन रन कर सकता है, टाइप चीज़ें, राइट? तो दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, इंटरनेट इज़ नॉट इंक्लूसिव एनफ। अब इसका मतलब ये भी है, जब ये बोलता है आउटशाइनिंग वंस ओपोनेंट टिल द इलेक्शन इज़ वन, इसका मतलब कि वो सबको स्पेस नहीं देगा सोशल मीडिया, सो दैट मीन्स कि इज़ नॉट इंक्लूसिव एनफ। सो ये भी सही है एंड ये भी सही है, तो इसका आंसर सी होना चाहिए, राइट? आते हैं नेक्स्ट पे। बाय द टाइम चिल्ड्रन रीच क्लास 8 द बल्क ऑफ देम टेंड टू बी इन द एज रेंज ऑफ 13 ईयर्स टू 15 ईयर्स। ठीक है, इसको बच्चों की बात की जा रही है। बट इन आवर कंट्री अबाउट ए क्वार्टर ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन क्लास 8 स्ट्रगल विथ रीडिंग सिंपल टेक्स्ट एंड मोर देन हाफ आर स्टिल अनेबल टू डू, इसको मैं, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक डिवीजन, यानी बच्चे डिवीजन भी नहीं कर पा रहे हैं, सिंपल टेक्स्ट भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। Every year, about 25 million young boys and girls from elementary school move into the life that lies for them beyond compulsory schooling. They cannot enter the workforce at least in the organized sector till they are 18. ठीक है, बच्चे 18 साल तक काम नहीं कर सकते। For many families, these children are the first from their families ever to get this far in school. Which is true, गाँव में ऐसा होता है, बहुत सारे families में 12th पास बच्चा भी बहुत बार होता है कि वो पहला बच्चा होता है अभी भी, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने पढ़ाई नहीं करी है, तो ये सीन होता है। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एक्सपेक्ट दैट सच ग्रेजुएट्स फ्रॉम स्कूल गो ऑन टू हाई स्कूल एंड कॉलेज। हार्डली एनीवन वांट्स टू गो बैक टू एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे देखो, एग्रीकल्चर की बात की गई है कि कोई भी एग्रीकल्चर की तरफ नहीं जाना चाहता बिकॉज ऑफ ग्रिम अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट्स। On the other hand, abilities in terms of academic competencies are far lower than they should be, even based on curricular expectations of class 8। यानी जो बच्चे हाई स्कूल पास हो जाते हैं वो क्लास 8 के बच्चों से भी कम जानते हैं, यानी क्लास 8 के बच्चे को जितना जानना चाहिए उससे भी कम जानते हैं, राइट? तो ये है एक सिचुएशन इन्होंने दिया है यहाँ पे। अब हम क्वेश्चन के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। बेस्ड ऑन द above passage the following assumptions have been made। ठीक है, assumptions देखते हैं। For effective school education, parents have greater role than the governments। ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया है। School curriculum that conforms to today's requirements and is uniform for the entire country may address the issue brought out। Now एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि स्कूल करिकुलम दैट कन्फॉर्म्स टू टुडेज रिक्वायरमेंट्स विच इज़ ट्रू एंड इज़ यूनिफॉर्म इन द एंटायर कंट्री। देखो, इस बारे में बिल्कुल बात नहीं की गई है कि अगर पूरी कंट्री में हम एक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लगाएं, यूनिफॉर्म करिकुलम लगाएं, तो शायद उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट? तो आई डोंट थिंक दैट इज़ द प्रॉब्लम, इट्स नॉट द करिकुलम। यूनिफॉर्म करिकुलम का प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है, बच्चे स्ट्रगल बिकॉज ऑफ द मेनी अदर रीजन्स आर नॉट मैंशनड है ना। 13 ईयर्स टू 15 ईयर्स में बच्चे पहुंच जाते हैं, 8 क्लास 8 में भी उनको, क्लास 8 के बच्चे जो ऑल चिल्ड्रन क्लास 8 स्ट्रगल विथ रीडिंग सिंपल टेक्स्ट। ये सब बिकॉज ऑफ द पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बीइंग प्रोवाइडेड इन द स्कूल्स, राइट? इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स और द करिकुलम पर से, राइट? सो एवरी ईयर अबाउट 25 मिलियन यंग बॉयज़, ये सब तो ठीक है, पर इसमें कहीं पे भी इस तरीके की बात नहीं की गई। इसमें हाफ ऑफ द सेंटेंस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज बट नॉट द अदर हाफ, सो मैं इसको गलत लूँगा। फॉर इफेक्टिव स्कूल एजुकेशन पेरेंट्स हैव ग्रेटर रोल, इसके बारे में भी कोई बात नहीं की गई है, सो इसका आंसर डी होना चाहिए। पर इसका आंसर जो इंस्टीट्यूट वालों ने दिया है उसको, इसमें 2 को सही माना है, और आई स्टिल बिलीव कि 2 इसका रॉन्ग होना चाहिए, राइट? तो इसका आंसर डी होना चाहिए। सो और मैं ये भी बता दूं कि एवरी टाइम जितने बार भी मैंने सी सेट दिए हैं,
तो जो मेरे मार्क्स आते हैं अकॉर्डिंग टू आंसर कीज जो देते हैं कोचिंग वाले, उससे मेरे ज़्यादा होते हैं। सो ऑन दैट बेसिस इस ऑप्शन को मैंने चूज़ नहीं किया है। और बाकी अब जब आंसर आएगा अभी यूपीएससी का थोड़े दिन में आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि क्या सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्राइटेरिया सेंट्रल आइडिया कन्वेड बाय द पैसेज। सेंट्रल आइडिया यानी कि क्रक्स पूछा जा रहा है। सो टोटल इराडिकेशन, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। टोटल इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन द कंट्री विल रिजॉल्व द इशू ऑफ अंडर परफॉर्मेंस ऑफ आवर स्कूल चिल्ड्रन। इसमें पॉवर्टी इज नॉट द रीजन, पॉवर्टी की कहीं पे चर्चा भी नहीं की गई है, राइट। सो यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट ऑप्शन शुड नॉट बी देयर। मॉनिटरी इंसेंटिव्स टू पेरेंट्स एंड टीचर्स इज अ स्ट्रैटेजी, इसके बारे में भी कोई बात नहीं है। पब्लिक पॉलिसी शुड इंश्योर दैट कॉम्पिटेंसीज एंड अचीवमेंट्स ऑफ यंग पीपल आर अलाइंड विद देयर एक्सपेक्टेशंस, इसके बारे में ही तो बात की जा रही है कि जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट की उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे निकल के आते हैं स्कूल से, दे आर नॉट वेल इक्विप्ड, दे आर नॉट वेल रेड, वेल एजुकेटेड, राइट। सो सी सीम्स राइट, पर डी देखते हैं। इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू टेक एडवांटेज, देखो ये सब तो बात नहीं की है, डेमोग्राफिक डिविडेंड टाइप की चीज़ के बारे में कोई बात नहीं की है, तो सी इसका राइट आंसर होना चाहिए जो पैसेज में लिखा है उसके अकॉर्डिंग। बाकी तीन ऑप्शंस तो गलत हैं। ओके, सो मूव करते हैं हम नेक्स्ट पैसेज की तरफ। ये बहुत ही छोटा सा है। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड नाउ दैट साइंस हैज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, द आइडिया would not have occurred to Newton or Galileo. They thought of science as an account of the world as it is, and the only responsibility that they acknowledged was to tell the truth. Means उनके लिए science was a window for truth, right? So the idea that science is a social enterprise is modern. ये अभी चल के बात आई है. And it begins at the Industrial Revolution. We are surprised that we cannot trace a social sense further back because we nurse the illusion that the Industrial Revolution ended a golden age. राइट, सो यहाँ पे इन सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है। सो 23 में क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द थिंकिंग ऑफ द ऑथर अबाउट साइंस। अब साइंस के बारे में ऑथर क्या सोचता है उसके बारे में है। साइंस मस्ट वैल्यू द कमिटमेंट ऑफ द सोसाइटी। ऐसी बारे में इसने बात कही नहीं, उसने अपना ओपिनियन नहीं दिया है, सिर्फ ये बताया है कि पहले साइंस के बारे में लोग क्या सोचते थे, अभी क्या सोचते हैं। Science is a product of civilized society and must be used for the promotion of scientific awareness in people. ठीक है, इसको होल्ड पे रखते हैं। Industrial revolution was made possible by the advancement in science. ये भी बात सही है। Science must pursue truth but be responsible for social welfare. देखो इससे अच्छा तो मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे यही कहा गया है जब न्यूटन एंड गैलीलियो वर देयर, दे वर द साइंटिस्ट, तो उन्होंने सिर्फ ट्रुथ, साइंस को एज ए मीडियम ऑफ ट्रुथ रखा, राइट, यूज़ किया। पर अभी साइंस को एज अ सोशल वेलफेयर के लिए भी हम यूज़ करते हैं, उसकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है साइंटिस्ट की। लाइक जेनेटिक्स जो हम अभी जीन एडिटिंग करते हैं उसमें ये काफ़ी डिस्कशन में आता है कि क्या ह्यूमन क्लोन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, राइट। सिंस ऑल दोज थिंग्स आर नॉट मेंशन्ड हेयर, यहाँ पे एक जनरलाइज स्टेटमेंट है और ये जनरलाइज स्टेटमेंट डायरेक्टली इस पैसेज से ड्रॉ किया जा सकता है दैट साइंस मस्ट परसू ट्रुथ बट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल वेलफेयर, यही तो कहना चाह रहा है, राइट। सो इसका आंसर हम डी रख सकते हैं। जबकि देखो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज मेड पॉसिबल बाय द एडवांसमेंट ऑफ साइंस, दिस इज आल्सो ट्रू, एंड साइंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइजेशन। ये सारी चीज़ें बातें की गई है, बट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि बेस्ट रिफ्लेक्ट्स, तो हमें डी ही सबसे ज़्यादा सही दिखाई दे रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं। इनका आंसर भी डाउट, इस क्वेश्चन का भी आंसर डाउटफुल है, तो वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। द हिस्ट्री ऑफ साइंस इज द रियल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। अगेन साइंस पे दो पैसेज हो गए, पहला एक अभी पहला था, अभी ये दूसरा है। इन दिस स्ट्राइकिंग एपिग्राम, एपिग्राम का मतलब होता है एक छोटा सा प्रोज या पोइट्री, जिसको एपिग्राम कहते हैं। A 19th century writer links science with its background. Like most epigrams, its power lies in emphasizing by contrast an aspect of truth which may be easily overlooked. चलो एक कोई ऐसी बात करने की कोशिश की जा रही है जो हम यूजुअली ओवरलुक कर देते हैं। In this case, it is easy to overlook the relation between science and mankind. साइंस एंड मैनकाइंड के बीच में रिलेशन, उसके बारे में बात की जा रही है। पिछला आई थिंक दोनों एक ही पैसेज से लिया गया है बिकॉज इट सीम्स क्वाइट कंटिन्यूअस। And to treat the former as some abstract third party which can sometimes be praised for its beneficial influences but frequently and conveniently blamed for the horrors of war. तो यहाँ पे बेसिकली ये कहा जाता है कि हम साइंस के लिए साइंस को हम प्रेज करते हैं
क्योंकि हमारे पास माइक्रोफोन है, मेरे पास आईपैड है, ऑल दिस थिंग्स आर देयर बिकॉज ऑफ द साइंस। पर सेम टाइम हम साइंस को ब्लेम भी करते हैं बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर अटैक, राइट, पोटेंशियल न्यूक्लियर अटैक, और जो न्यूक्लियर अटैक्स हो चुके हैं उसके बारे में भी हम साइंस को ब्लेम भी करते हैं। सो साइंस एंड मैनकाइंड कैन नॉट बी डाइवोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एट मेन्स कन्वीनियंस। यानी ये कह रहा है कि साइंस एंड मैनकाइंड को हम अपनी मर्जी से डाइवोर्स नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, दे विल गो हैंड इन हैंड, दिस इज व्हाट इज सेइंग। Yet we have seen that in spite of countless opportunities of improvement, the opening eyes of the present period of civilization have been dominated by the international conflicts. Is this the inevitable result of progress of science, or does the fault lie elsewhere? यानी कि क्या गलती कहीं और है या फिर यही रियल आउटकम हो सकता है। मीन्स दिस इज़ द ओनली आउटकम। इनएविटेबल का मतलब जो काम होके ही रहेगा वो चेंज नहीं हो सकता, राइट। सो हम आते हैं अब इसके क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एम्फैटिकली कन्वेड, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है उसके बारे में बात की जा रही है बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। विदाउट साइंस मैनकाइंड कुड नॉट हैव कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट टिल टुडे। सी, यहाँ पे इसके बारे में बात नहीं है कि मैनकाइंड कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड, है ना। इसने सिर्फ ये कहा है कि मैनकाइंड एंड साइंस गो हैंड इन हैंड, राइट, हम उसको अलग नहीं कर सकते। पर इस बारे में बात नहीं की गई है कि साइंस के बिना जो ह्यूमन काइंड है, जो मैन काइंड है, वो ही एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसी कोई बात नहीं की गई है। तो इसको हम होल्ड पे रखते हैं। इट इज़ द साइंस दैट विल अल्टीमेटली डिटरमाइन द डेस्टिनी ऑफ मैन काइंड। नाउ दिस थिंग अगेन इज नॉट डायरेक्टली कन्वेड बाय द ऑथर, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, लास्ट में क्वेश्चन रेज करता है, इज दिस द इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस of science, or of the progress of science, or does the fault lie elsewhere, right? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज किया है, एंड ऑन दैट बेसिस आई बिलीव कि इसका आंसर डी होना चाहिए, जबकि इसका आंसर जो है उन्होंने आई थिंक बाजीराम या दृष्टि ने बी दिया है। पहला तो वैसे ही गलत हो जा रहा है, बट सेकंड, इट इज़ द साइंस दैट विल अल्टीमेटली डिटरमाइन द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड, राइट। तो हमें अपनी तरफ से ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत नहीं है, एंड ऑन दैट बेसिस आई बिलीव इट्स आंसर शुड बी डी, पर यहाँ पे आंसर बी दिया गया है। सो मैंने ये भी काफ़ी ट्रांसपेरेंटली बता दिया है कि व्हाट आई थिंक द आंसर शुड बी एंड व्हाट द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थिंक द आंसर शुड बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड इट सेज, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions, अगेन assumptions, the horrors of modern life are the inevitable result of the progress of science। देखो इसी बारे में तो क्वेश्चन रेज करता है ना कि जो हॉरर्स है मॉडर्न साइंस की, मॉडर्न लाइफ की, क्या वो साइंस का ही इनएविटेबल रिजल्ट है या प्रॉब्लम लाई समवेयर एल्स, राइट। तो इसके बारे में हम श्योर नहीं हो सकते, तो दिस नॉट बी द राइट आंसर। द एस्पेक्ट ऑफ ट्रूथ लाइकली टू बी ओवरलुक्ड इज दैट साइंस इज व्हाट मैन हैज मेड इट। ऑब्वियसली साइंस एग्जैक्टली यही कहा जा रहा है इस पैसेज में कि हम साइंस को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी प्रेज नहीं कर सकते, कभी प्रेज करते हैं और कभी उसको हम ब्लेम करते हैं। दैट शुड नॉट हैपन। हमें अपने जो हमने गलत किए हैं उसको ओन करना पड़ेगा, एंड वी नीड टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स। सो यहाँ पे वही बात की गई, द एस्पेक्ट ऑफ ट्रूथ लाइकली टू बी ओवरलुक्ड इज दैट साइंस इज व्हाट मैन हैज मेड इट। सो सेकेंड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। तो इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए बी, क्योंकि बी जो है वो इसके बारे में सही से बात कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट राइट। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन रूल आउट हो जाएगा एंड बी शुड बी द आंसर, राइट। देखते हैं नेक्स्ट पैसेज देखते हैं, एंड दिस इज रियली वेरी शॉर्ट। ओनली विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस एंड ओपनिंग ऑफ his wares on many a beach where his language is not spoken will the merchant come to know the worth of what he carries and what is parochial and what is universal in his choice। parochial का मतलब होता है शॉर्ट साइटेड, या फिर जब आपके व्यूज़ काफ़ी लिमिटेड होते हैं, आपके आइडियाज़ काफ़ी संकीर्ण होती हैं, नैरो होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड parochial। एंड उसी का ऑपोजिट है यूनिवर्सल, राइट। सो सच डेलिकेट गुड्स सच एज जस्टिस, love and honor and courtesy are indeed all the things we care for, are valid everywhere, but they are variously molded and often differently handled, and sometimes nearly unrecognizable if you meet them in a foreign land. And the art of learning fundamental common values is perhaps the greatest gain of travel to those who wish to live at ease among their fellows, right। सो बेसिकली इसमें ये कहा गया है कि कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो फंडामेंटल है, लाइक जस्टिस,
लव, ऑनर, कर्टसी, ये सारी चीज़ें, पर उसका रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग हो सकता है. सो इफ़ यू वांट टू लर्न द कॉमन वैल्यूज़ इनसाइड इन द वर्ल्ड, तो आपको ट्रैवल करना चाहिए ताकि आप एक ही चीज़ के डिफरेंट फॉर्म्स देखते हैं, इन डिफरेंट फॉर्म्स देखते हैं, एंड देन यू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग, राइट. सो हम देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या कहते हैं. When we meet other people while we travel, we learn to differentiate between, पूछा है क्या है, imagination and understanding, communities and nationalities, local values and universal values, friends and foes. इसी के बारे में तो बात की जा रही है, लोकल वैल्यूज़ एंड यूनिवर्सल वैल्यूज़. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिफरेंट प्लेसेस पे जा कर के भी आपको मिलेंगी, बट इन डिफरेंट फॉर्म्स. कुछ चीज़ें हैं जो नहीं मिलेंगी, जो कि आपकी लोकल वैल्यूज़ हैं. सो लोकल वैल्यूज़ एंड यूनिवर्सल वैल्यूज़ के बारे में आप समझते हैं व्हेन यू ट्रैवल. सो इसका आंसर सी होना चाहिए. एब्सोल्युटली, बहुत ही फाइन आंसर है, काफ़ी इजी भी था. 34 क्या कहता है, विथ रेफरेंस टू द एबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions अगेन. ट्रैवल लीड्स टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमंस. दैट्स गुड, क्योंकि आप अलग अलग जगह पे जाते हैं, लोगों को समझते हैं, वहाँ की वैल्यू समझते हैं, सो यू बेसिकली अंडरस्टैंड ह्यूमन बींग्स. ये सही लग रहा है. ट्रैवल हेल्प्स दोज हु विश टू लर्न फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज. ये भी सही है, इसी के बारे में बात की गई है, तो दोनों तो सही लग रहे हैं. अ पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन ट्रैवल कैन रिजॉल्व डिफरेंसेस अमंग पीपल. सी दिस ऑप्शन इज रियली वेरी ट्रिकी, क्योंकि यहाँ पे क्या assumptions हो रही हैं, ठीक है ना. तो assumptions में क्या है, सिंस ये डायरेक्टली इसमें बात नहीं की गई है कि आप रिजॉल्व कर सकते हैं, पर मेरा सच में मानना था कि इसका आंसर डी होना चाहिए, और मैंने डी मार्क किया था, तो वो गलत हो गया. एंड आई बिलीव कि अगेन यहाँ पे देखो, कहीं से भी डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर डिफरेंसेस रिजॉल्व करने की बात नहीं की जा रही है, तो इस वजह से इसको देन आई रियलाइज कि ये शायद नहीं मुझे चूज़ करना चाहिए था, ये गलत ऑप्शन था मेरा, गलत चॉइस थी. सो ए एंड बी यानी 1 और 2 तो एब्सोल्युटली राइट है, पर ऑप्शन 3 को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं. पर अब देखो कि ये बहुत ही ट्रिकी ऑप्शन है, और एग्ज़ाम हॉल में बैठ के इसको चूज़ करना इज़ क्वाइट पोटेंशियल चॉइस. इट सीम्स क्वाइट अ पोटेंशियल चॉइस, राइट. सो इसका आंसर ए होना चाहिए, 1 और 2. अगला पैसेज देखते हैं. कन्वेंशनल क्लासरूम्स बाय एम्फसाइजिंग फिक्स्ड duration over learning effectiveness, resign themselves to variable outcomes. The tyranny of the classroom is that every learner is subjected to the same set of lectures in the same way for the same duration. Right? One size fits all वाली बात हो रही है. In the end, a few learners shine, some survive, and the rest are left behind. Obviously, classroom में ऐसा ही होता है. After the fixed duration, the classroom model moves on with not a thought spared for those left behind. सेम चीज़ जो आपकी उस यूपीएससी जर्नी में आपके क्लासरूम में होती है, कि कुछ बच्चे तो काफ़ी अच्छा कर जाते हैं, रेस्ट ऑफ ऑल विल गो बैक टू देयर विलेजेस, देयर टाउन, सिटीज़, क्योंकि सी क्लासरूम ऐसा ही है कि वन साइज फिट्स ऑल वाली बात है. दिस इज़ हाउ वी एंड अप with 10% employability in our graduates after a decade and half of formal education. This is what is talking about कि आपने इतने सालों तक पढ़ाई करी and still you end up being an unemployed person, right? Because जो आपने पढ़ाई करी है, that is not useful, that is not helpful for the market. Repeating the same ineffectual script in the realm of skilled education will not produce different results. यहाँ पे देखो, यहाँ से पहले तक ये दूसरी बात कर रहे हैं, स्कूल्स की बात कर रहे हैं. यहाँ पे इन्होंने एक दूसरी चीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी है, तो दो थॉट प्रोसेस यहाँ पे चल रहे हैं, आपको ध्यान रखना है. चलो देखते हैं क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 41. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस की बात कर रहे हैं. इन कन्वेंशनल क्लासरूम्स in conventional classroom learning, the central goal is duration of learning rather than attainment of competency. सो ये तो पहले स्टेटमेंट में ही बात की जा रही है कि ये ड्यूरेशन पे ही ध्यान देते हैं, ठीक है ना, ओवर लर्निंग इफेक्टिवनेस, तो ये तो एब्सोल्युटली राइट है. कन्वेंशनल क्लासरूम्स encourage one size fits all approach and stamp out all differentiation, which is absolutely right, क्योंकि ये जो बच्चे पीछे रह जाते हैं सीखने में, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, तो एब्सोल्युटली ये तो बहुत ईजी है, इसका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42. बेस्ड ऑन द एवर पैसेज फॉलोइंग assumptions हैव बीन मेड. अगेन assumptions मेड किए गए हैं. एज ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स इन आवर कंट्री आर employed in unorganized sector, India does not need to change its present conventional classroom system. ऐसी कोई बात ही नहीं है, इसी के अगेंस्ट तो बात की जा रही है.
ठीक है। व्हेन इवन विद दिस इट्स प्रेजेंट कन्वेंशनल क्लासरूम सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इंडिया प्रोड्यूसेस सफिशिएंट नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स टू फुल्ली रियलाइज द बेनिफिट्स ऑफ। ऐसी कोई बात की ही नहीं गई है, इसलिए हम इसको रूल आउट करेंगे एंड हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट। अगला पैसेज देखते हैं। अगेन ये बहुत छोटा सा पैसेज है और इसके ऊपर सिर्फ दो क्वेश्चन है इतने छोटे से पैसेज पे। When a child reaches adolescence, there is apt to be a conflict between the parents and the child. ये तो हर घर में होता है। Since the latter considers himself to be by now quite capable of managing, मतलब जो बच्चा है, his own affairs, while the former यानी कि parents are filled with parental solicitude. Solicitude मतलब ज्ञान देना फ्री का, which is often a disguise for love of power. अब एक नई चीज़ यहाँ पे जोड़ी गई है, love of power, right? Parents consider usually that the various moral problems which arise in adolescence are peculiarly their province. पेरेंट्स को लगता है कि एडोलेसेंट के टाइम पे जो प्रॉब्लम्स, मोरल प्रॉब्लम्स, डाउट्स जो क्रिएट होते हैं एक बच्चे के माइंड में, पेरेंट्स उसको डील कर सकते हैं। ऑप्शंस दे एक्सप्रेस हाउएवर आर सो डॉगमेटिक दैट द यंग सेल्डम कॉन्फाइड इन देम। यानी कि जो ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं यंग्स, यानी कि सॉरी जो एल्डर्स हमारे हैं, वो डॉगमेटिक होते हैं। डॉगमेटिक का मतलब होता है रूढ़िवादी, इसको हिंदी में कह सकते हैं। और काफ़ी आप ये मान लो कि लॉजिकल ना लगे, काफ़ी स्टेटस कोइस्ट लगे, इस तरीके का जो ऑप्शंस हमें मिलते हैं, वी नॉर्मली जस्ट डू नॉट एक्सेप्ट दोज आइडियाज़, है ना। सब ने फेस किया होगा एंड वी ऑल मस्ट हैव कम थ्रू दोज एक्सपीरियंसेस एंड यूजुअली गो थ्रू देयर वे इन सीक्रेट। और चुपचाप बच्चे अपना जो करना होता है वो करते रहते हैं। सो इसी के बारे में है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions हैव बीन मेड। द एडोलेसेंट डज नॉट फील कंफर्टेबल विथ हिज पेरेंट्स बिकॉज दे टेंड टू बी डोमिनेटिंग एंड असर्टिव। एग्जैक्टली इसी के बारे में तो बात की गई है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही सही लग रहा है। दूसरा देखते हैं, द एडोलेसेंट ऑफ मॉडर्न टाइम्स डज नॉट हैव मच रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स। देखो ऐसे रिस्पेक्ट की बात नहीं की गई है, ठीक है ना, तो हम इसको अपनी तरफ से एज्यूम नहीं करेंगे और इसको रूल आउट करेंगे, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द सेंट्रल आइडिया। पहला ऑप्शन कहता है, पेरेंट्स इन जनरल मे नॉट बी ऑफ मच हेल्प व्हेन चिल्ड्रन आर ऑन देयर वे टू बिकमिंग एडल्ट्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चार ऑप्शन है तो हमें सबको पढ़ के देखना पड़ेगा, तो हम बी में चलते हैं। व्हेन चिल्ड्रन रीच एडोलेसेंस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स इन देयर लाइफ इज़ अननेसेसरी। नाउ दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं की गई है। बस ये बताया गया है कि दे आर नॉट यूजफुल, दे आर नॉट इम्पैक्टफुल, है ना। उनकी जो आइडियाज़ है, दे आर नॉट इम्पैक्टफुल, दे आर नॉट यूजफुल, दे आर डॉगमेटिक, दे आर वेरी कह सकते हैं आउट ऑफ वर्ल्ड आइडियाज़ काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि अब वो बूढ़े हो चुके हैं, दे हैव ग्रोन ओल्डर एंड समटाइम दे may not understand the problems of the new world. That is the reason we youngsters do not confine in our own parents and we take our own ways secretly. This is what he has been talking about in the passage. So second तो rule out हो चुका है बिल्कुल ही। थर्ड देखते हैं, मॉडर्न डे न्यूक्लियर फैमिलीज आर नॉट कैपेबल ऑफ ब्रिंग। देखो न्यूक्लियर फैमिली टाइप की कोई चीज़ बात की ही नहीं गई है, तो आप उसमें बिल्कुल ना जाएं। इन मॉडर्न सोसाइटीज एडोलेसेंट्स टेंड टू बी स्टबर्न डिसोबीडियंट, ऐसी कोई बात नहीं की गई है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन ही सबसे बढ़िया है, उसको हम चूज़ करके आगे बढ़ जाएंगे। ये पैसेज और भी छोटा है, इसको करने में और ज़्यादा मजा आएगा लगता है। When an international team of scientists pumped a carbon dioxide and water mix into underground basalt rocks, basic chemistry took over. The acidic mixture dissolved rocks, calcium and magnesium and formed limestone. ठीक है, limestone बन चुके हैं। Basically carbon dioxide is converted into stone, claimed the scientist. Scientist ने कहा कि carbon dioxide को हम stone में change कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। हम क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following statements best reflects the most logical, rational and practical suggestion implied by the passage? Implied by the passage है, इसका मतलब है कि यहाँ से अगेन हमें assumptions create करने हैं और हमें choose करना है इनमें से। So the first assumption said, it is a cheap and practical method to produce limestone at commercial level for building purposes. देखो ऐसी कोई बात नहीं की गई है कि commercial level पे हम produce करेंगे, right? तो इसको हम अभी होल्ड पे रखते हैं। दिस कैन बी यूज एज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। नाउ दिस इज़ वेरी गुड आंसर, क्योंकि जो लाइमस्टोन सॉरी हम बना रहे हैं, जो हम जो केव्स में हम डालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, पम्प्ड कार्बन डाइऑक्साइड, तो उससे हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं। बेसाल्ट रॉक कैन बी मेड अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मिनरल्स बाय दिस मेथड, ठीक है। गुड रॉक डिजॉल्विंग एसिड कैन बी प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड,
ये सब बातें नहीं की गई है। सो देखो, कॉमर्शियल लेवल पे तो हम पहला भी रूल आउट कर देते हैं। बी और सी में से हमें चूज करना पड़ेगा। नाउ बी सेज इट कैन बी यूज्ड एज ए वन ऑफ द मेथड्स ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, seems quite useful, quite correct according to the passage. Basalt rock can be made a good source of calcium and magnesium. देखो इसके बारे में, कैल्शियम मैग्नीशियम के बारे में कोई बात नहीं की गई है। सो बी हेयर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। अगर बी नहीं होता, राइट, तो हम कह सकते थे कि मे बी सी आंसर हो सकता है, बट यहाँ पे बी हमारे पास है, तो हमें जो सबसे ज़्यादा सही है उसको चूज़ करना है, राइट। सो इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा। देन अगेन एक पैसेज है एंड 52 यहाँ पे भी एक डाउटफुल है, और हम देखते हैं कि इसमें क्या होगा। Geographers analyzed 175 satellite images of ocean color, which is an indicator of phytoplankton productivity, यानी कि ocean color से phytoplankton productivity हमें दिखती है at the ocean's surface, and found that giant icebergs are responsible for storing up to 20% of carbon in the southern ocean. southern ocean आपको पता है कि अंटार्कटिक के पास है। The researchers discovered that melting water from giant icebergs, which contain iron and other nutrients, support either to unexpectedly high levels of phytoplankton growth. हमें पता है पहले से भी कि फाइटोप्लैंक्टन्स के ग्रोथ के लिए हमें आयरन चाहिए और अदर मिनरल्स भी चाहिए, हमने ये पढ़ा हुआ भी है, और सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, पर हम अपने आइडियाज़, हम अपने नॉलेज को यूज़ नहीं करेंगे, जो लिखा है उसी की बात करेंगे। सो क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ड ऑन द एबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made. Giant icebergs have a bearing on primary productivity and food chains of the southern ocean. ठीक है ना। इसका मतलब ये तो काफ़ी सही लग रहा है, अगर आइसबर्ग्स जो है वो मेल्ट होते हैं तो वहाँ से काफ़ी आयरन और कार्बन रिलीज होगा जो फाइटोप्लैंक्टन्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, राइट। सो दिस सीम्स क्वाइट करेक्ट। मेल्टिंग ऑफ जाइंट आइसबर्ग्स कैन प्रोड्यूस क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स एंड इम्पैक्ट वर्ल्ड फिशरीज। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इसमें जो ऑप्शन ए है वो दिया हुआ है आंसर में, यानी कि जो कोचिंग के आंसर है उसमें, राइट। पर आई बिलीव कि इसका दोनों आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। पर अब देखो यहाँ पे अगर कि इस पैसेज को हम देखें, काफ़ी छोटा सा है, और पर इसमें कहीं पे भी क्लाइमेट चेंज जैसी बात नहीं की गई है ना। Ocean color, indicator of phytoplankton productivity. Ocean surface found that giant icebergs are responsible for storing up for 20% of carbon in the southern ocean. The researchers discovered that melting water from the giant icebergs contain iron and other nutrients support either to unexpectedly. कहीं पे भी इसमें क्लाइमेट चेंज की बात नहीं की गई है, राइट। पर ये जो ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, ऐसा है कि आप इसको रूल आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा एग्जाम हॉल में, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई ऑल्सो मेड द मिस्टेक। क्योंकि यहाँ पे आप देखो, मेल्टिंग ऑफ जाइंट आइसबर्ग्स कैन प्रोड्यूस क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स एंड इम्पैक्ट वर्ल्ड फिशरीज, जो बिल्कुल सही लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जब एजम्पशंस बनेंगे तो ये एजम्पशन कैसे रूल आउट हो सकता है, क्योंकि इसी का एक्सटेंशन है ये। बट दैट इज़ वेयर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इसके बारे में बात की ही नहीं गई है इस पैसेज में। सो ये वाला रूल आउट हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा, यानी कि इसका वन ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, और ऑप्शन सेकंड ऑप्शन जो है वो उसको हम गलत मानेंगे। अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो हम पैसेजेस में से आंसर चूज़ करते हैं, है ना, क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन के लिए, सो ये एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो आपके पैसेज से ही निकल के आया है, बाहर कहीं से नहीं आया है, राइट। और तब अगर आप इस चीज़ को सिर्फ ध्यान में रखें तो आपके आरसी में जो एक्यूरेसी है 80 to 90% रहेगी। अराउंड 50 के अराउंड आप मार्क्स स्कोर करेंगे आरसी में, और 50 अगर आपने आरसी में स्कोर कर लिया और उसके बाद बचता ही क्या है, आपको 70 मार्क्स ही तो चाहिए। पर टू बी इन अ सेफ जोन, मैं ये हमेशा कहूँगा कि अगर आपको सी सेट के लिए काफ़ी श्योर होना है तो आप ये मान के चलो कि आपकी जो स्कोर है, ठीक है ना, वो एग्ज़ाम वाले दिन जब आप बाहर निकलो स्कोर काउंट करो तो एटलीस्ट 80 होनी चाहिए। क्योंकि यूपीएससी क्या है, कभी कभी क्या आंसर देगा, आपने क्या मार्क किया है उसका कुछ पता नहीं होता, और कोई चैलेंज करने का कोई सिस्टम नहीं है, कोई करेक्शन का कोई सिस्टम नहीं है। तो बेटर बी इन अ सेफ जोन देन बी इन द लिस्ट ऑफ फेलियर्स, राइट। सो हमने 52 देखा, नेक्स्ट देखते हैं। और यहाँ पे भी अगेन मुझे एक डाउट था, इसलिए मैंने इसको यहाँ भी मार्क कर रखा है। सो यहाँ देखते हैं। इवोल्यूशन हैज़ इंडाउड कैटरपिलर्स दैट फीड ऑन कॉर्न विथ ए यूनिक एबिलिटी. They can induce, the plant to turn off its defense against insect predators. This helps caterpillars to eat more and grow faster. The agent that causes this effect is caterpillars feces or frass. Feces और frass are same thing. जो caterpillars की potty है उसकी बात हो रही है।
The find could throw new light on compounds associated with plants' response to pathogens like fungi and bacteria. Right? सो अब यहाँ पे क्या है, कैटरपिलर है जो एक यूनिक मेथड यूज़ करता है जिससे प्लांट्स क्या है पता नहीं कर पाते कि उन पे कोई अटैक हुआ है, एंड कैटरपिलर कैन ईजिली ग्रो, है ना, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है। इसके बारे में बात की जा रही है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल, रैशनल एंड प्रैक्टिकल मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज। देखते हैं ऑप्शंस। फार्मर कैन यूज कैटरपिलर्स टू फीड ऑन वीड्स इन द क्रॉप फील्ड्स। देखो ऐसी कोई बात नहीं की गई है, पर फिर भी ठीक है, इसको हम रखते हैं। दिस फाइंडिंग कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकली यूजफुल एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। डायरेक्टली इसकी बात नहीं की गई है, पर हम देखते हैं। सो इसकी भी बात नहीं की गई है। दिस फाइंडिंग कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक इकोलॉजिकली सस्टेनेबल पेस्टिसाइड्स। देखो इसकी भी बात नहीं की गई है। कैटरपिलर्स कैन बी जेनेटिकली मॉडिफाइड टू बी प्रेडेटर्स ऑफ द अदर प्लांट पेस्ट। इसकी भी बात नहीं की गई है। पर ऑप्शन क्वेश्चन क्या कहता है हमें, मोस्ट लॉजिकल, रैशनल एंड प्रैक्टिकल मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज। ठीक है, प्रैक्टिकल एक वर्ड यहाँ पे जोड़ा है जिसकी वजह से हमें इसको थोड़ा देखना पड़ेगा एक अलग नज़रिए से। फार्मर्स कैन यूज कैटरपिलर्स टू फीड ऑन वीड्स इन देयर क्रॉप्स, फील्ड क्रॉप्स एंड प्लांटेशन। ठीक है, दिस फाइंडिंग कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकली यूजफुल एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स। जो फाइंडिंग है यहाँ पे कि कैसे कैटरपिलर जो है वो बेवकूफ़ बनाते हैं प्लांट्स को और उसको खाते हैं, राइट। सो उसका हम यूज़ करके हम एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स बना सकते हैं। और दूसरा है, दिस फाइंडिंग कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक, इकोलॉजिकली एंड सस्टेनेबल पेस्टिसाइड्स। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए था, पर जो कोचिंग वाले उन्होंने आंसर दिया है बी। और ए और डी में तो मैं भी श्योर हूँ कि इन दोनों को आंसर नहीं होना चाहिए, पर मेरे हिसाब से इसका सी होना चाहिए था, पर उन्होंने बी दिया है। अब आप लोग बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, और अभी देखते हैं यूपीएससी क्या आंसर देती है, राइट। नेक्स्ट आते हैं, इन ए रोबस्ट डेमोक्रेसी रियलिटी हाउसोएवर इनकन्वीनियंट इट मे बी finds its expression both in speech of political leaders and the other social forms of assertion. The existence of the real has to be transparent, both through its circulation in and by the media, as well as its argumentative articulation by the deliberative democracy. Right? यानी कि पार्लियामेंट में जो बहस होती है प्लस मीडिया, इन सब के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी जा रही है। A normatively responsible media through its communication effect has the responsibility to circulate the content of reality without distortion. यानी फ्रीडम ऑफ मीडिया की बात की जा रही है एंड इंटीग्रिटी ऑफ मीडिया की बात की जा रही है, जिसके बारे में जिस पे हम काफ़ी सुनते हैं, गोदी मीडिया, ये उसी के अगेंस्ट बात की जा रही है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स ऑफ द अबव पैसेज। पहला ऑप्शन देखते हैं, रिस्पॉन्सिबल मीडिया शुड नॉट डिस्टॉर्ट द रियल इन एन आइडियल democracy. ठीक है, fake news seems inherent in the life of an, there should not be any kind of restrictions on the freedom of expression in an ideal democracy. देखो ये और ये काफ़ी सही लग रहे हैं। irresponsible media and political leaders cannot be effectively controlled, देखो इसके बारे में बात नहीं की गई है। now these options, these two, we are left with these two options. Responsible media should not distort the real in an ideal democracy, and there should not be any kind of restriction on the freedom of expression in an ideal democracy. अब देख, एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन की बात की जा रही है, ऐसे एक्सट्रीम बातों से थोड़ा आपको बचना है, क्योंकि ऐसी बात यहाँ पे की भी नहीं गई है। एंड देन अगर आप सी को रूल आउट कर देते हैं तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा, जो मुझे भी काफ़ी सही लग रहा है कि ए आंसर ही होना चाहिए, राइट। सो नेक्स्ट पे आते हैं, ये तो और भी छोटा है, आई थिंक कितने सेंटेंसेस है इसमें, 2 ही सेंटेंस है, नहीं ओ यहाँ तक भी है। Nowadays, there is a growing trend to use interconnected home devices. As consumers increasingly network their homes, the connected home devices manufacturers and service providers will seek to overcome thin profit margins by gathering more of our personal data. ये कह रहा है कि जिस तरीके से ये connected homes devices हैं, like Alexa है and Bluetooth bulbs हैं, कैमरा है, all these things are there, but because of competition they run on a very thin margin. So extra profit वो कहाँ से generate करेंगे? By selling our own personal data, with or without our agreement, turning the home into a corporate storefront. यानी without हमारे agreement के वो हमारा data sell करेंगे, and then they will observe
आर स्पेंडिंग एंड कंज्यूमिंग, जो कंजम्पशन हमारी चॉइसेस हैं उसके बेसिस पे हमें वो एड्स दिखाएंगे. कॉर्पोरेट मार्केटर्स will have powerful incentives to observe consumer behavior to understand the buying needs and preferences on of the device owners, right? इसके बारे में ये बात की गई है. देखते हैं ऑप्शंस क्या कहते हैं हमारे. So the question says, which one of the following statements best reflects the most logical, rational and practical message implied by the passage. यहाँ पे practical word भी दिया गया है तो आपको ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है. Knowledge of consumer behavior leads to more capital expenditure in manufacturing sector, which seems true. ठीक है. Knowledge of consumer behavior stimulates the growth of commerce and trade and thus helps in overall economic development of the country. ठीक है. Interconnected devices give a lot of comfort to home users and improve overall quality. देखो इसके बारे में बात ही नहीं की गई है. Interconnected devices can be at security risk and home users may have privacy risk. अब सिंस यहाँ पे बात की गई है लॉजिकल, रैशनल एंड प्रैक्टिकल मैसेज की, तो आई थिंक प्राइवेसी वाला जो कंसर्न है वो एक सेंटर स्टेज लेना चाहिए. यहाँ पे उसको वेटेज एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए, राइट. एंड ऑन दैट बेसिस आई चूज डी एज द राइट ऑप्शन, राइट. क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो ए एंड बी आर ऑल्सो ट्रू, इसमें कुछ गलत नहीं है, पर आपको मोस्ट लॉजिकल, मोस्ट प्रैक्टिकल टाइप ऑफ आंसर चुनना है तो आपको डी के साथ जाना पड़ेगा, राइट. सो दिस इज हाउ इट वाज 60 सेकेंड. देन विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पैसेज की तरफ और देखते हैं इसमें क्या है. सो ग्रीन ग्रोथ इन्वॉल्व्स रीथिंकिंग ग्रोथ स्ट्रैटेजीज विद रिगार्ड टू द इम्पैक्ट्स ऑन environmental sustainability and the environmental resource available to the poor and vulnerable groups. So actually ये green growth की बात कर रहे हैं. In rethinking growth, we need to focus on current reality of a resource constrained world. Resource intensive and in particular energy intensive process will need to make way for more efficient and resource frugal development strategies if we are to avoid an economic debt and or a world in which only a small elite is able to enjoy affluence in the midst of a sea of poverty. यानी ये जो भी हमारा ग्रोथ डेवलपमेंट मॉडल है उसको रीथिंक करने की बात कर रहे हैं, है ना, ताकि बाकी सारे लोग भी हैं उनको पॉवर्टी से बाहर लाया जा सके. ऐसा ना हो कि कुछ ही अमीर लोग हों हमारे पास और पूरे एक सी हो गरीब लोगों के. ऐसा कहने की कोशिश की जा रही है कि लाखों लोगों के बीच में एक अमीर लोग नहीं होने चाहिए, इनफैक्ट काफ़ी अमीर लोग होने चाहिए, सो दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ क्वाइट इक्वल, है ना. तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स ऑफ द अबव पैसेज. क्रक्स के बारे में बात हो जा रही है, यानी कि समरी पूछी जा रही है. सो फर्स्ट ऑप्शन सेज environmental sustainability is inimical to our objective of achieving a high rate of GDP growth. इनिमिकल का मतलब होता है अगेंस्ट, है ना. कोई चीज़ अगर अगेंस्ट हो तो उसको इनिमिकल लिखते हैं, पर इसके बारे में बात नहीं की गई है. पॉवर्टी इराडिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट ए रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द कंसिक्वेंट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है. मेंटेनिंग हाई इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड इज़ नॉट ए प्रीरिक्विजिट फॉर अचीविंग ए स्टेडी sufficient and inclusive growth. With large population, rampant poverty and limited resource of today's world, environmental degradation cannot be prevented and inequalities are inevitable. अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं एंड आई एम लिटरली कन्फ्यूज कि इस चारों में से कौन सा होना चाहिए. सो हम फिर से पढ़ते हैं. इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज़ इनिमिकल टू, ये तो मैं पहले ही रूल आउट कर चुका हूँ. पॉवर्टी इराडिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट ए रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द कॉन्सिक्वेंट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. देखो ऐसी बात नहीं की गई है, ये सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि जो ग्रोथ मॉडल है हमारा उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट को. सो वी नीड टू रीथिंक इट, है ना. तो हम देखते हैं दूसरा, अगला ऑप्शन क्या कहता है. मेंटेनिंग हाई इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड इज नाउ ए प्रीरिक्विजिट फॉर अचीविंग ए स्टडी सफिशिएंट एंड. देखो दिस इज द राइट ऑप्शन, है ना, कि जो सेकंड ऑप्शन है वो भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, पर जो रीथिंकिंग वाली जो बात है यहाँ पे कहीं पे रीथिंकिंग वर्ड था, है ना, कहाँ गायब हो गया, दिख भी नहीं रहा, कहीं पे तो था यहाँ पे. रीथिंकिंग ग्रोथ वी नीड टू फोकस, है ना. ये जो वर्ड है वो इससे बिल्कुल ही हमारे कह सकते हैं कि कनेक्टेड है. मेंटेनिंग हाई एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स इज नाउ ए प्रीरिक्विजिट फॉर
अचीविंग ए स्टडी सफिशिएंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, इसी के बारे में तो बात कर रहा है। सो सी यहाँ पे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया मैंने कैसे चूज़ किया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनलाइक रिलीजन एंड साइंस, पोइट्री डज नॉट पोजिट और एक्सपेक्ट एनी बिलीफ इन एब्सोल्यूट ट्रूथ्स। सो ये एक्चुअली पोस्ट मॉडर्न थॉट के ऊपर है ना। ऐसा ये वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है, पर एग्जैक्टली उसी के बारे में बात हो रही है। Those forces or individuals who claim to have absolute truths in their grasp tend to turn dictatorial and tyrannical. Truth usually does not admit any contradictions or imperfections. It is Unitarian. It is therefore not of much use for poetry. Poetry abides by the plurality of life and existence. Now, this is about postmodern thought. Perhaps poetry follows reality which is plural, anachronistic, or full of contradictions. Against the tyranny of truth, poetry remains a partition of democratic reality. Against the arrogance of power, wealth, and hierarchy, poetry proposes both humility and defiance. Right. तो इससे आपको जो भी समझ में आया हो, अब हम आते हैं इसके ऑप्शंस पे। सो क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल मैसेज कन्वेड बाय द एबव पैसेज। यानी कि क्या मैसेज देना चाह रहा है उसके बारे में पूछा जा रहा है। It is the poetry, not science or religion, which recognizes and accepts imperfections in human. Imperfections in human का मतलब है कि there are differences, which truth is Unitarian का मतलब कि एक ही truth है। Unitarian का मतलब ये हुआ एक ही truth है, and everything else is just false or lies, है ना। सारे religion यही कहते हैं कि we know the truth, we know the truth, we know the truth. So हर रिलीजन के साथ यही बात है। साइंस भी यही कहता है कि हमें सच्चाई पता है, वो रिलीजन को चैलेंज करते हैं। बट द पोएट्री इज़ वेयर दे एक्नॉलेज मल्टीपल ट्रूथ्स, जो कि पोस्ट मॉडर्न थॉट भी यही कहता है। राइट। सो सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। ट्रूथ इज़ रिवील्ड थ्रू साइंस और रिलीजन एंड पोएट्री इज़ अनथीमा टू ट्रूथ। ऐसा तो कोई बात नहीं की गई है। पोएट्री इज़ रोमांटिक, इमेजिनरी एंड इज़ अबाउट फीलिंग, वेयर एज साइंस एंड रिलीजन आर अबाउट ट्रूथ। ठीक है। In a world of violence, tyranny, and bigotry, poetry is a form of dynamic resistance. This sounds more logical and थोड़ा सा ये लगता है, right? पर यहाँ पे क्या है? In a world of violence, tyranny, and bigotry, poetry is a form of dynamic resistance. और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? It is the poetry, not science or religion, which is recognizes the and accepts imperfections in human. अब देखो दोनों ही सही है, क्योंकि यहाँ पे भी ह्यूमिलिटी एंड डिफाइंस की बात करी है। राइट। यानी कि पोइट्री ऐसी चीज़ है जो उसके अंदर ह्यूमिलिटी भी है, बट द सेम टाइम इट कैरीज अ डिफाइंस कि जो तुम्हारा ट्रूथ है, आई डो नॉट अबाइड बाय दोज ट्रूथ्स, है ना। पर यहाँ पे जो बात की जा रही है कि मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल मैसेज कन्वेड बाय द अबव पैसेज, पर ये पूरा पैसेज ही डिफाइंस के ऊपर नहीं है, ये पूरा पैसेज है इम्परफेक्शंस के ऊपर जो पोइट्री एक्सेप्ट करती है, वाइल ट्रूथ जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है इम्परफेक्शन को। आपकी इम्परफेक्शन से ट्रूथ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो सच्चाई है वो है, आप उसके साथ अलाइन करेंगे। राइट। ट्रूथ विल नॉट अलाइन विद यू, बट पोइट्री इज़ अ डिफरेंट थिंग। इट एक्नॉलेजेस द imperfections in every human being, and that's why this passage has been written. So उस केस में I'll go with A, not with D. Right. And it was really a tough choice. I must honestly tell you that in the first round I chose D. Right. So गलतियाँ होती हैं। So हम आएंगे दूसरे के साथ। सॉरी, नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं। The flower was not invented to please us. It flaunted its petals and spread its perfume to attract an insect. Okay, so flower जो है वो हमें खुश करने के लिए नहीं, या फिर किसी को खुश करने के लिए नहीं है। इनफैक्ट ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए है। The insect carries the pollen from flower to flower so that the pollen is not carried away by wind and thus not wasted. What we call a flower's beauty is merely a byproduct and a human invention. Right? ये byproduct है nature का, not any मतलब हमारे लिए direct वो product नहीं है. This is what he is saying. So the perfume is not there to please us. It pleases us because it is there and we have been conditioned to it. यानी इसका मतलब सीधा ये हुआ कि flowers are there, but not their utility is not directly related to us. It's that's for us. I mean, we finding them beautiful is just a byproduct, है ना। वो उसका मेन पर्पस नहीं है। फ्लावर का मेन पर्पस नहीं है
कि दे मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ ब्यूटीफुल थिंग और क्रिएशन ऑफ नेचर, राइट? दिस इज व्हाट इज टॉकिंग अबाउट. सो ऑप्शन क्वेश्चन पे आते हैं. बेस्ड ऑन द above passage the following assumptions have been made. ठीक है भाई. The author of the passage believes that flowers are creation of nature's luxury. Now see, this option sounds very sound argument, right? कि नेचर की लग्जरी है फ्लावर्स का जो क्रिएशन है. बट हम दूसरा भी देखते हैं. द ऑथर ऑफ द पैसेज डज नॉट बिलीव इन द यूजफुलनेस ऑफ फ्लावर्स एक्सेप्ट एज थिंग ऑफ ब्यूटी. ये तो उल्टा ही हो गया. फ्लावर ये कह रहा है, सॉरी ऑथर ये कह रहा है कि फ्लावर्स की यूटिलिटी एज अ ब्यूटी नहीं है, एज उसका जो मेन यूटिलिटी है वो ये है कि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करे, राइट? तो दूसरा तो गलत हो गया भाई. पहला क्या कहता है? द ऑथर ऑफ द पैसेज बिलीव्स दैट फ्लावर्स आर क्रिएशन ऑफ नेचर्स लग्जरी. ये स्टेटमेंट बहुत ही सुंदर लग सकता है देखने में, बहुत ही ऐसा लग सकता है फिलोसॉफिकल है, पर आप देखो तो सच में ऐसी कोई बात यहाँ पे की ही नहीं गई है. ठीक है ना? बस ये कहना चाह रहा है कि फ्लावर्स की जो यूटिलिटी है वो हमें खुश करने के लिए नहीं है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए है, राइट? सो उस केस में आई विल गो विद डी, क्योंकि इसमें दोनों ही ऑप्शंस नहीं हैं और ये दोनों ही गलत हैं, राइट? सो दिस इज़ इट. यहाँ पे हमने 27 क्वेश्चंस देखे, उनके आंसर्स मैंने करके दिखाए हैं. एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा टिल नाउ कि कैसे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करें, किन ऑप्शंस को चूज़ करना है, कैसे assumptions फाइंड आउट करने हैं, कैसे मोस्ट प्रैक्टिकल आंसर चूज़ करना है, राइट? एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू कि कहाँ पे आई माई सेल्फ आई पर्सनली मेड ए मिस्टेक जिन क्वेश्चंस में, वो भी मैंने बताया है, ताकि ये तो पता रहे कि जब मैंने किया है तो उस समय मुझे कैसा फील हुआ, है ना, और जब मैंने घर में बैठ के किया. ऑब्वियसली मैं ये भी मानता हूँ कि अगर मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठ के करता तो एक दो क्वेश्चन मेरे और दूसरे क्वेश्चन मेरे सही होते, और जो सही हो सकते थे वो मे भी गलत हो सकते थे, क्योंकि एग्ज़ाम प्रेशर में जो सही भी होने वाला होता है वो गलत हो जाता है. बट एट द सेम टाइम एग्ज़ाम हॉल में आपकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होती है, राइट? जो कंसंट्रेशन घर पे कभी नहीं होती. आप एक मेंस का पेपर लिख के देखो टेस्ट में, सो वहाँ पे जो कंसंट्रेशन होता है दैट इज़ अ डिफरेंट लेवल. पर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के जब वो पेपर लिखते हैं, सो उस 3 घंटे के लिए आप सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ भी आपको याद नहीं रहता कि क्या चल रहा है दुनिया में, राइट? और आपको ध्यान रहता है तो इसका मतलब है कि आपकी मेंस की तैयारी नहीं है, या फिर आपने पूरे मन से पेपर नहीं लिखा है, राइट? तो ऐसे कंसंट्रेशन चेंज होता है डिफरेंट प्लेसेस पे. सो आई होप कि आपके लिए ये यूज़फुल रहा, मैंने आपकी प्रिपरेशन में कोई वैल्यू ऐड किया. एंड अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर कॉन्टेंट, such more content. Okay, so till then, see you. Bye bye.